नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी की लर्निंग क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए, बीए द्वितीय वर्ष के लिए नाटक का। नाटक एक विधा है, इसका हमने एक भाग कर लिया है। तो नाटक किस शब्द से बना है? नाटक बना है नट धातु से बना है। और नाटक की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है कि नाटक जो शब्द, नाटक के संबंध में हमें सबसे पहले जो परिचय प्राप्त होता है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसकी व्याख्या सर्वप्रथम हमें मिलती है। नाटक है क्या? नाटक वह दृश्य विधा है जिसको हम देखते हैं और जीवन की विविध परिस्थितियों का हमें संवादात्मक रूप में चित्रण मिलता है। उसमें जीवन की जो विविध जीवन स्थितियां हैं उनका चित्रण मिलता है और संवाद शैली में हम इसको देखते हैं। ये दृश्य विधा है नाटक। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो भरत मुनि हुए हैं उन्होंने नाटक के संबंध में 3 तत्व माने हैं। नाटक के कौन कौन से तत्व माने हैं? एक तो होती है वस्तु, दूसरी है नेता और रस। 3 तत्व कौन कौन से माने हैं? वस्तु, नेता और रस। वस्तु क्या है? कथा वस्तु। वस्तु कहते हैं कथा को कि कथा कैसी है, पौराणिक है या ऐतिहासिक है, आधिकारिक कथा है या प्रासंगिक कथा है। आधिकारिक जो मुख्य कथा होती है उसके साथ साथ यदि छोटी कोई कथा चलती है उसको प्रासंगिक कथा कहते हैं। तो ये तो हुई कथानक की उसकी कथा वस्तु कैसी है। वस्तु नेता। नेता नायक, नेता कहते हैं नायक को। नायक कैसा है? वो उदार चरित्र वाला है, उसका कोई महान लक्ष्य है या लोक कल्याण की भावना है। इस प्रकार जो नायक के जो भेद बताए गए हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं कि वो नायक किस प्रकार का है। तीसरा है रस। रस भरत मुनि ने 8 ही रस बताए हैं नाटक के योग्य, क्योंकि जो 9वां रस था कौन सा? शांत रस। शांत रस की अभिव्यक्ति या उसका रंगमंच पर अभिनय नहीं हो सकता। इस कारण से भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और 8 ही उनके स्थायी भाव होते हैं। तो सबसे पहले हम जो रस के संदर्भ में यदि नाटक के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम 4 भागों में, इस काल को 4 भागों में बांट कर देखते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है भारतेंदु युग, दूसरा है प्रासाद युग, तीसरा है प्रासादोत्तर युग और चौथा है स्वातंत्र्योत्तर युग। यानी कि भारतेंदु युग, दूसरा प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के नाम पर है ये, तो प्रसाद युग हो गया। उनके बाद के जो नाटक लिखे गए प्रसादोत्तर युग, उनके बाद का जो समय है वो है प्रसादोत्तर युग। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो नाटक लिखे गए उनको हम नाम देते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग। तो 4 भागों में नाटकों को हम बांट कर देखते हैं। तो पहला भाग था भारतेंदु युग। तो नाटक के 4 भागों में हम 4 कालों में यदि इसको बांट कर देखते हैं तो पहला काल था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, यहाँ से इसको नाटक की जो विधा है उसको पृष्ठभूमि मिलती है। इस काल में जितने भी नाटक लिखे गए, जो भारतेंदु युग में जितने भी नाटक हैं इनमें इस काल में एक तो मौलिक जो नाटक लिखे गए, साथ साथ में इसी काल में भारतेंदु युग में अनुदित नाटकों की संख्या भरपूर रही है। अनुदित नाटक भी लिखे गए और मौलिक नाटक भी लिखे गए। अनुदित नाटक के इनमें बंगला नाटकों का अनुवाद भी बेहतरीन तरह से किया गया और संस्कृत जो नाटक हैं संस्कृत के इनमें भी बहुत से नाटकों का अनुवाद इस समय में किया गया। भारतेंदु युग की ही यदि हम बात करते हैं तो इस समय पारसी थिएटर का प्रभाव भारतेंदु युग में मिलता है, क्योंकि जो नाटक की विधा है जो भारत में आई ये एक पारसी थिएटर का ही प्रभाव माना जाता है। और इस काल के जो नाटक है वो पारसी थिएटर के प्रभाव के अनुरूप ही नाटक का रंगमंच पर अभिनय हुआ। तो मौलिक तो है ही, अनुदित भी नाटक लिखे गए। जैसे भारतीय
जाते हैं भारतेंदु के। और इस काल में दूसरी बात कि मनोरंजन को आधार बनाकर भी नाटक लिखे गए। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय भावना की चेतना तो इस काल में मिलती ही है। इसके बाद में जो कुछ अंग्रेजों पर व्यंग्य करके अप्रत्यक्ष रूप से उनको उल्हाना के संबंध में नाटक भी लिखे गए। भारतेंदु युग के नाटक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण भी उस काल में मिलता है। हास्यास्पद नाटक लिखे गए और जैसे गड़बड़झाला है, इस प्रकार के नाटक। और जो नाटककार हुए इन्होंने पौराणिक आधार भी बनाया और साथ साथ इन्होंने हास्य मनोरंजन से संबंधित भी नाटक लिखे। तो ये तो बात रही भारतेंदु युग की। इसके बाद जो काल आता है प्रसाद युग। प्रसाद युग नाम किसके नाम पर है, इससे आप परिचित होंगे कि जयशंकर प्रसाद। वैसे तो ये छायावादी कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, लेकिन ये नाटक सम्राट भी रहे हैं। इन्होंने सबसे पहला इनका कदम क्या था, क्योंकि नामकरण के आधार पर, किसी के नाम के आधार पर जब किसी काल का नामकरण किया जाता है तो ये संभवतः यही बात है कि इनके नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव था। इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की नाटकों को। जयशंकर प्रसाद ने जो भारतेंदु युग से नाटक जो लिखते आ रहे थे अभी हम, तो उनको एक नई दिशा प्रदान की और इन्होंने अधिक संख्या में भी नाटक लिखे हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये नामकरण हुआ प्रसाद युग। प्रसाद युग में इनका सबसे पहला कदम ये था कि इस काल के कि जो नाटक की विधा है उसको पारसी जो थिएटर का प्रभाव था उससे मुक्त करवाया। पारसी थिएटर का प्रभाव या रंगमंच का प्रभाव जो भारतेंदु युग से चला आ रहा था उसको इसमें मुक्त करवाया। हालांकि जो नाटकों की पृष्ठभूमि तैयार होती है भारतेंदु युग में, बल्कि इसको सही धारा, सही एक धारा में जब विकसित यदि हम देखते हैं नाटकों को तो प्रसाद युग में मिलता है। और दूसरी बात कि इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने जितने भी नाटक लिखे इनमें एक जागृति सी आई कि जो हमारे पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर इन्होंने नाटक लिखे, क्योंकि इनके नाटकों में स्वाभिमान, उत्साह, प्रेरणा के विचारों को भाव देने के लिए नाटक लिखे गए। इसमें जो हमारे सांस्कृतिक चेतना को उजागर किया गया, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे लाने के लिए इन्होंने नाटक लिखे। क्योंकि इनके जो नाटक हैं इन्होंने पौराणिक जो कथाएं हैं उन्हीं को आधार बनाकर लिखा और जो इनके तत्कालीन जो नाटककार थे वे भी इनसे प्रभावित रहे। तो हम एक बार पुनः देखते हैं कि प्रसाद जी के नाटकों की विशेषताएं क्या हैं। जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके जो नाटक हैं कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। इनके जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, इन्होंने इतिहास और पौराणिकता को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। लेकिन इनके नाटकों में एक कमी हमें दिखाई देती है। एक तो इनकी जो भाषा है, नाटकों की जो भाषा है जयशंकर प्रसाद की, उनमें छायावादी शैली का प्रभाव मिलता है और इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। हालांकि ये इनकी कमी नहीं कह सकती, ये इनका एक गुण ही कह सकते हैं। इनकी जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद की ही बात करें तो इनके नाटकों में संस्कृत राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का जो स्वर है वो मुखरित हुआ है। इनके नाटकों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना मिलती है, लेकिन इनके नाटक हैं वो अंक और जो दृश्य है उसकी संख्या बहुत ही अधिक मिलती है। इनकी जो नाटक हैं उनमें दृश्यों और उसकी अंकों की संख्या अधिक मिलती है, जिस कारण से विविध जीवन स्थितियां हैं उनका चित्रण हो नहीं सकता। ये रंगमंच के अनुकूल नहीं थे। प्रसाद जी के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं थे। और इनके जो नाटक है इनके जो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, इनमें गीतों की प्रधानता भी है। इनमें छोटे छोटे या इस प्रकार से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से युक्त
बात आती है कि जो इनके संवाद हमें मिलते हैं, प्रसाद जी के जो नाटक हैं इनमें जो संवाद मिलते हैं वो बहुत, एक तो भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ और दूसरी इन्होंने लंबे लंबे संवादों का प्रयोग अपने नाटकों में किया है। पहली बात कि इनकी भाषा थी वो छायावादी ये कवि रही है, तो संस्कृतनिष्ठ इनकी भाषा थी और ऊपर से ये संवाद लंबे, और इनके जो अंक मिलते हैं, जैसे प्रत्येक नाटक होता है उसको अंकों में विभाजित किया जाता है, तो अंक और दृश्यों का दृश्य होते हैं, दर्शाए जाते हैं जो उनमें बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। इस कारण से इनमें क्या है कि संख्या की दृष्टि से ये देखें तो अभिनय के लिए एक ठीक नहीं रहता ये कि उतने स्थितियों का चित्रण नहीं किया जा सकता नाटकों में। और दूसरी बात है कि इनमें जो नाटक हैं प्रसाद जी के, उसमें स्वैगत कथनों की प्रधानता मिलती है। स्वैगत कथन कौन से होते हैं कि एक राजा है, वो शीशे में देख रहा है, ये स्वयं से बोल रहा है, अपने आप से बोलकर जो कहा जाए उसको कहते हैं स्वैगत कथनों की प्रधानता मिलती है। और इनकी नाटकों की एक विशेषता ये भी है कि जो प्रसाद जी के जो नाटक हैं ये अंत जब इनका होता है न तो ये सुखांत होते हैं और न ही ये दुखांत होते हैं। जो प्रसाद जी के नाटक हैं उनका अंत न तो सुखांत होता है न ही दुखांत होता है। इस कारण से इनके नाटकों को प्रसादांत कहा जाता है। प्रसाद जी के जो नाटक हैं इनको प्रसादांत कहा जाता है क्योंकि इनके नाटकों में अंत है वो ना ही तो सुखांत होता है और ना ही दुखांत होता है। और इसके बाद इनमें जो मानसिक द्वंद्व है, जितने भी नाटक इनके मिलते हैं प्रसाद जी के, इसमें एक सुख और दुख के बीच में, त्याग और प्रेम के बीच में एक द्वंद्व दिखाया गया है। सभी नाटकों में द्वंद्व की स्थिति मिलती है। इनके नाटकों में तो द्वंद्व की प्रधानता है। और उनकी क्या है कि भारतीय व पाश्चात्य तत्वों का एक मिश्रण मिलता है। प्रसाद जी के नाटक हैं इनमें भारतीय और पाश्चात्य का एक मिश्रित रूप मिलता है। तो लेकिन इनके जो नाटकों की बात कर लें तो ये रंगमंच के योग्य नहीं थे। प्रसाद जी के नाटक रंगमंच की दृष्टि से उत्तम नहीं थे। हालांकि जो इनकी कथा वस्तु जो इन्होंने ली वो पौराणिक ली है, संस्कृतनिष्ठ इनकी भाषा है, लंबे लंबे इनके संवाद हैं, गीतों की प्रधानता है, लेकिन ये रंगमंच के योग्य नहीं है इनके प्रसाद जी के जो नाटक हैं। हालांकि राष्ट्रीय चेतना से तो ये युक्त हैं, तो अभिनेता की दृष्टि से ये असफल हुए हैं। इस कारण से इनके पहले नाटक की विधा की हमने बात की कि नाटक होती है दृश्य विधा, लेकिन इनके नाटकों के बाद नाटकों की दो विधाएं कर दी गई। कौन कौन सी? एक तो है दृश्य विधा और दूसरी है पाठ्य नाटक। दो प्रकार के नाटक होते हैं, पाठ्य नाटक और दृश्य नाटक। क्योंकि इनके जो नाटक है प्रसाद जी वो पढ़ने योग्य हैं, उसका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने एक विशाख की भूमिका में लिखा है। इनका एक नाटक है विशाख कि मेरे नाटक जो है वो इकन्नी दुवन्नी देखने वालों, पहुँचे वालों के लिए नहीं बने, क्योंकि इनके नाटक जब दर्शाए जाते थे तो उन पर खर्चा बहुत आ जाता था। क्योंकि इतनी अधिक जीवन स्थितियों का यदि हम चित्रण करते हैं तो उसका खर्चा बहुत आ जाता था। तो इन्होंने विशाख एक नाटक है उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मेरे जो नाटक हैं वो इकन्नी दुवन्नी देखकर पहुँचे वालों के लिए नहीं है। तो ये तो थे प्रसाद जी के नाटक। तो प्रसाद जी ने जितने नाटक लिखे, सज्जन कल्याणी, ऐसे भी उन्होंने और भी नाटक लिखे हैं। श्री गुप्त नाम से जो प्रमुख थे वो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ये नाटक हम देख चुके हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो हम बात करते हैं जो प्रसाद के जो अन्य जो नाटककार हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनकी कथाएं हालांकि हमारे लिए इतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ये कौन से युग के नाटककार हैं।
है विज्ञापन, इनके नाटक हैं। और है गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी, राज मुकुट और वरमाला। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या इनको साथ साथ लिख लें। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कौन सा है? अंगूर की बेटी, राज मुकुट और वरमाला। जीपी श्रीवास्तव, ये हास्य व्यंग्यात्मक नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो दुमदार आदमी, उलटफेर, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये हास्य व्यंग्यात्मक नाटक इन्होंने लिखे हैं। एक बार पुनः देखिए, हरिशंकर प्रेमी की है रक्षाबंधन, अमृतपुत्री और स्वर्ण विहान। बद्रीनाथ भट्ट ने नाटक लिखा। चंद्रगुप्त नाटक हमें प्रसाद जी का भी मिलता है, इनका भी है। चंद्रगुप्त, दुर्गावती, विवाह विज्ञापन गोविंद वल्लभ पंत का है। वरमाला, अंगूर की बेटी और राजमुकुट जीपी श्रीवास्तव हैं। इनके नाटक कौन से हैं? दुमदार आदमी, उलटफेर, गड़बड़ झाला और कुर्सी मैन, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी युग के जो प्रसिद्ध नाटककार हैं उनके नाटक भी हम देख लेते हैं। प्रसाद जी के जो युग के अन्य नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्किन के जो प्रसिद्ध नाटक हैं, हालांकि उन्होंने नाटकों की संख्या अधिक है, लेकिन हम उन्हीं नाटकों की बात करेंगे जो प्रसिद्ध रहे हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्किन हैं, उनका नाटक है अंजू दीदी, छठा बेटा, अंधी गली। छठा बेटा, अंजू दीदी इनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। वृंदालाल वर्मा का है फूलों की बोली और धर्मवीर भारती का है अंधायुग, जो महाभारत की कथा को आधार बनाकर नाटक लिखा गया है। कौन सा है? अंधायुग। तो ये तो थे प्रसाद जी के नाटक। प्रसाद काल के जो नाटक हैं, इनके नाटक हैं प्रसाद युग में जो नाटक लिखे गए वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से युक्त नाटक लिखे गए। जो नाटक थे जो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुए, तो उसमें पारसी थिएटर का प्रभाव था। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी ने क्या काम किया कि जो इनके नाटक जो लिखे आ रहे थे उनको पारसी थिएटर से के प्रभाव से मुक्त करवाया। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित नाटक लिखे। इनके नाटकों में आत्म गौरव की भावना, देशभक्ति की जो भावना है वो प्रधानता दिखाई देती है इनके नाटकों में, जयशंकर प्रसाद जी की। तो लेकिन इनके नाटकों की कमी क्या रही कि ये केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहे। प्रसाद जी के जो नाटक हैं, हालांकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से युक्त नाटक हैं, इनमें संस्कृत में शब्दावली है जो आम जनसामान्य जो दुनिया लोग हैं वो समझ में नहीं आती। इन्होंने उस संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। और दूसरी बात, इनके संवाद बहुत अधिक रखते थे। स्वगत कथनों की प्रधानता इनके नाटकों में मिलती है और मानसिक द्वंद्व इनके नाटकों में चलता रहता है कि एक नायक है जो वो किसी युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उस सुख का भोग नहीं कर पाता। इस कारण से यदि युद्ध हुआ तो वो नाटक सुखांत होना चाहिए था, लेकिन जो इनके नाटक हैं प्रसाद जी के, वो ना ही तो अंत में सुख की अनुभूति करते हैं न ही दुख की अनुभूति करते हैं। इस कारण से इनके नाटकों को प्रासादांत कहा जाता है। इनके नाटकों को प्रासादांत कहा जाता है। इनके नाटकों की प्रमुख विशेषताओं में आप ये बात लिखेंगे कि इनके नाटक प्रासादांत है, राष्ट्रीय चेतना से युक्त है, मानसिक द्वंद्व इनमें मिलता है, स्वगत कथनों की प्रधानता है, संस्कृत शब्दावली इनके नाटकों में मिलती है। और इन्होंने जो इतिहास का या पौराणिक का जितना भी चित्रण अपने नाटकों में किया, उसका बहुत ही सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया। और जो नारी की जो अभिव्यक्ति मिलती है वो उसको एक आलोक ज्योति के समान इन्होंने बताया। इनके नाटकों में जो नारी पात्र दिखाया गया है उसकी गौरवशाली उसको दिखाया गया है। नारी पात्र, नारी का जो चित्रण किया है उसकी अभिव्यक्ति अलौकिकता की दृष्टि से, उस दृष्टि से दिखाया गया है। और इनमें सांस्कृतिक चेतना इनके नाटकों में हमें मिलती है। तो ये तो थी प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता। इस काल में हालांकि मनोरंजन प्रधान नाटक भी लिखे गए और वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्किन और धर्मवीर भारती के नाटक एक बार पुनः आप देख लें
उपेंद्र नाथ कश्यप ने नाटक लिखा अंधा, अंजो दीदी, छठा बेटा, अंतिगली। और वृंदावन लाल वर्मा है, इनके नाटक में फूलों की बोली, इनका नाटक प्रसिद्ध रहा है। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक प्रसिद्ध है, जो महाभारत की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। जो नाटक वो है अंधा युग। तो ये तो थे प्रसाद के काल के युग। तो इसके बाद हम प्रसाद की जो बाद का युग है, प्रसादोत्तर युग है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे हम इससे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।